ओके, सब लोग नीट के स्टूडेंट हैं, नीट क्रैश कोर्स के? ठीक। हम लोग पहले आज की क्लास में पढ़ेंगे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें 2 चैप्टर है, पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्ड। सारे स्टूडेंट्स को हम लोग आज के लेक्चर में जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे। गुड, वेरी गुड। पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले पीरियोडिसिटी स्टार्ट करेंगे और केमिकल बॉन्ड। इनऑर्गेनिक के ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं, इससे आप पढ़ लीजिएगा तो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक के बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप होंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए पीरियोडिसिटी। उसमें पहला टॉपिक डालिए न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन, द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus is called nuclear charge, जिसको केमिस्ट्री में Z से डिनोट करते हैं। Z का मतलब प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है सबको? साफ दिख रहा है? आवाज आ रही है सारे स्टूडेंट को? यस। जब लिख लीजिएगा तो लिख दी, मैसेज कीजिएगा डन हो गया। यस सर। सारे लोगों ने लिख लिया? अच्छा नहीं, हाँ जल्दी लिखिए। द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। अब आइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव इसको कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक डालिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए 5 मिनट समझिएगा, लिखिएगा नहीं। एक आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे Na+10। Na+10 में प्रोटॉन 11 होगा और इलेक्ट्रॉन 1। चूंकि +10 है, 11 में से 10 घटाएंगे, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1। तो मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर 11 प्रोटॉन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। मतलब दिस इलेक्ट्रॉन feels
इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। पहले समझें सारे लोग। और केमिस्ट्री में एक होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ एक से ज्यादा। जैसे सोडियम, सोडियम है प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11। अब देखिए यहां एक शेल, दो शेल, तीन शेल। न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन, फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 8, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और लास्ट में 1, 2 8 1। तो सारे लोग बताइए कि अब 11 प्रोटॉन यहां भी है, 11 प्रोटॉन यहां भी है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर सारे लोग ध्यान दें, वैलेंस शेल आउटर इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन इनर शेल की वजह से रिपल्शन भी लगेगा। दोबारा रिपीट, यहां आउटर इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और इनर शेल की वजह से अट्रैक्शन भी है। मतलब ये कि दिस इलेक्ट्रॉन does not feel full force of attraction। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स है क्योंकि 11 मिलके मार रहा है इसको। यहां 11 मिलके मार तो रहा है लेकिन बचाने वाला भी है। पहले बताइए ये वाला सबको समझ में आया? जल्दी लिख के बताइए, ये दोनों कंसेप्ट समझ में आया? एक है फातिमा को नहीं समझ में आया, रिपीट। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम Na+10। जिस एटम में या जिस आयन में, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन है तो वहां देखिए 11 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 11 प्रोटॉन की वजह से सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ 11 प्रोटॉन पूरा का पूरा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है आउटर इलेक्ट्रॉन पर। अब आइए मल्टी इलेक्ट्रॉन पे। मल्टी में देखिए आउटर इलेक्ट्रॉन को देखिए, आउटर न्यूक्लियस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनर शेल की वजह से रिपल्शन। मतलब ये यहां न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है लेकिन इनर शेल जो है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचा रहा है। ये इनर शेल न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में, ये जो इनर शेल है वो शील्डिंग का काम कर रहा है, बचा रहा है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर पूरा का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं होगा, कुछ रिपल्शन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यहां पर केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन पर 11 प्रोटॉन तो दिखने में लग रहा है, एक्चुअल में 11 प्रोटॉन का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इनर शेल की वजह से। इसलिए मैंने लिखा दिस आउटर इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस आउटर इलेक्ट्रॉन फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फातिमा आपको समझ में आया यहां तक? ओके, तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है उसको समझें। तो इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इफेक्टिव का मतलब ये हुआ कि नेट कितना है। नेट 11 तो है, दिखने में 11 है लेकिन 11 प्रोटॉन का फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। तो इसीलिए कहते हैं द नेट पॉजिटिव चार्ज, द नेट पॉजिटिव चार्ज
experienced the net positive charge experienced by outer electron is called Z effective. मतलब दोबारा सुने, सोडियम में के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन तो हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 11 नहीं होगा, 11 से कुछ कम होगा। कितना कम होगा ये मैथमेटिक्स से निकालते हैं। तो द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहां होता है वहां आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं होता। इसी से तो अभी हम लोग पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट। इस आउटर की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ कम हो गया, इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द प्रोटॉन नंबर बट एक्चुअल से कम। जैसे सोडियम में प्रोटॉन 11 है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 11 से कुछ कम होगा। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, क्योंकि मल्टी में आउटर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ से लगता है और ए और बी के बीच, ये मान लीजिए न्यूक्लियस, ये मान लीजिए आउटर, तो इनर शेल इस दोनों के बीच में आते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है। तो इसीलिए एक टर्म्स आया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे वेक्टर में रिजल्टेंट कुछ कम हो जाता है, इसलिए नाम है नेट पॉजिटिव चार्ज। चलिए सारे लोग लिखिए, और कुछ डाउट है तो पूछिए, इस पूरा लिख लीजिए। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबको समझ में आ गया। द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 13 से कम होगा। सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन है, व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? 14 से कम होगा। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। तो दिमाग में रखना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को ही बताता है। जितना इफेक्ट अभी लिखवाएंगे, पहले यहां तक लिख लीजिए जल्दी से। कुछ भी डाउट हो, किसी को ना समझ में आया हो तो प्लीज बोलिएगा। थैंक यू। लिख लिया सारे लोग? सारे लोगों ने लिख लिया, वेरी गुड। डन, गुड। कंक्लूजन ये हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो समझिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। साइज ऑफ ये पूरे पीरियोडिक टेबल में बहुत दफा आएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, साइज छोटा हुआ। ये वाला मैं रिपीट कर दूं, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम घटेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सारे लोग समझ लीजिए जिन्होंने अभी भी नहीं समझा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन नंबर है, बस सोडियम है तो कोई पूछे सोडियम में प्रोटॉन कितना है? 11, लेकिन कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? तो लेस देन 11 से कुछ कम होगा। चूंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मान लीजिए ए न्यूक्लियस है, सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में आकर ए और सी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया,
इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 12 से कम होगा। तो वही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। मैं भी क्वेश्चंस करा देता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए लिखिए जल्दी से। उसके बाद लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। टॉपिक डालिए फैक्टर अफेक्टिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किन किन बातों पर डिपेंड करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख लिया आप लोगों ने? यस। पहला है वैल्यू ऑफ एन। एन का मतलब नंबर ऑफ शेल। एन जो है वो नंबर ऑफ शेल है, या आप ये भी कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा? ध्यान दीजिए, अगर एन ज्यादा है, एन इज हाइयर, तो खुद सोचिए एन जितना हाइयर होगा तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन में इनर शेल बढ़ेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे n इज इक्वल टू 2 है तो 1s 2s 2p, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में सिर्फ 1s आ रहा है, 1s। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो न्यूक्लियस बढ़ेगा तो इनर शेल भी बढ़ेगा और ज्यादा इनर शेल आएगा। तो n इज हाइयर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा। सच सच बताइए, ये आया n इज हाइयर, मैं ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ इनर शेल इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर को रेफरेंस लेना है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा। बताइए, ये लाइन आया सबको? जैसे एग्जाम्पल, फॉर द सेम सबशेल 2s और 3s, आप हाँ आपसे पूछ देगा 2s और 3s किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? बताइए, न्यूक्लियस के नजदीक 2s है, 3s दूर है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2s का ज्यादा होगा किससे? 3s से। जितना दूर होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा। बताइए, सबको समझ में आया? सबशेल सेम हो, हम n को देख लेंगे। फॉर द सेम सबशेल n को देखिए, सबशेल सेम है, n को देखेंगे, n हाइयर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम। ये समझ में आया सबको? दोबारा देखिए, जितना n हाइयर होगा नंबर ऑफ इनर शेल बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो अगर फॉर द, दोबारा सुने, फॉर द सेम सबशेल 2s 3s 5s, आपको कहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर बताएं। तो बताइए नजदीक कौन है ये? तो जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, फोर्स देखिए n इज हाइयर, नंबर ऑफ इनर शेल बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2s का ज्यादा, फिर 3s, फिर 5s। मतलब ये कि 2s पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बताइए, सबको समझ में आया?
यस, जल्दी जल्दी लिखिए, यस, जल्दी लिखिए। सेकंड है टाइप्स ऑफ सबशेल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखने के लिए एन को देखेंगे, सबशेल को। इफ देन ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एस का ज्यादा, देन पी, देन डी, देन एफ। चूंकि एस नजदीक होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन याद रखेंगे टाइप्स ऑफ सबशेल कब लगाएंगे, जब एन सेम हो। एन सेम हो तो हम सबशेल को देखेंगे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट 2s 2p, एन की वैल्यू सेम है तो हम सबशेल को देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2s का ज्यादा है 2p से। वेरी गुड, 2s, थैंक यू। 2s का ज्यादा 2p से। सबको समझ में आया? सबशेल सेम होगा तो n को देखेंगे, n सेम होगा तो सबशेल को देखेंगे। प्लीज सब लोग बताइए, आया समझ में? वेरी गुड, वेरी, बहुत अच्छे आदमी आप लोग, थैंक यू। फातिमा, सारे जो भी फातिमा नाम किए सबको समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग नीट निकाल लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नोट्स अच्छे से बनाइए, मैं बेसिक कंसेप्ट से हाई लेवल चलेंगे। मिटा दूं? चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इंक्रीजिंग फोर एस 4p 4d 4a। चलिए ऑर्डर सजाइए, ऑर्डर। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। सबका आंसर आना चाहिए, सब लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, जल्दी फास्ट। राइट द इंक्रीजिंग, आंसर नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। गुड, वेरी गुड फातिमा, यस, थैंक यू। 4s का ज्यादा, देन 4p, देन 4d, देन 4f। n की वैल्यू सेम। यस, गुड गुड। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, यस, गुड, थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह पढ़िए। हाँ, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 3p 5s 5d। आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, कम,
फिर उससे ज्यादा, फिर उससे, इस तरह का ऑर्डर लिख के दिखाइए। दिस इज इंपॉर्टेंट, सारे लोग बता। गुड, वेरी गुड। सारे लोग समझिए कि यहाँ एन सब डिफरेंट है। देखिए साथ, गुड। 5D से ज्यादा 5S, 5S से ज्यादा 3P। दिस इज द आंसर, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कंफ्यूजन दूर करें, गुड, कंफ्यूजन दूर करें। एस नजदीक होता है, खुद सोचिए, 1S 2S 2P 3S 3P। देखिए 3P पहले आ गया, 3P पहले, जो जो नजदीक न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। हम ये नहीं रखेंगे कि एस हमेशा नजदीक होता है। एस हमेशा नजदीक कब होता है? जब एन की वैल्यू सेम हो। जब एन डिफरेंट हो तो हम ये देख लें क्लोजर टू न्यूक्लियस कौन है। जितना न्यूक्लियस के क्लोजनेस होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। दैट द रीजन 3P नजदीक है। नहीं, ओके, यहां गौर से सुने। नजदीक हो सकता है जब 3S 3P 3D, एन की वैल्यू सेम होगा, एस का ज्यादा। जब एन डिफरेंट हो, सबशेल भी डिफरेंट हो। दोबारा सुने, एन भी डिफरेंट हो, सबशेल भी डिफरेंट हो, तो क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस के नजदीक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। दिस इज द कंसेप्ट। सबको समझ में आया ऑर्डर? एक स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आया, मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए मैं रिपीट करता हूं, यहां पर एन, वैल्यू ऑफ एन और सबशेल दोनों डिफरेंट था। तो मैं दोबारा 10 दफा बोल चुका हूं, जब एन और सबशेल दोनों डिफरेंट हो तो हम एन को देखें। एन को देखें, न्यूक्लियस के नजदीक कौन है? देखिए 3P, 1S 2S 2P 3S 3P, उसके बाद 5S आएगा, फिर 5D आएगा। हमने जो लिखा था, एन एन जब सेम होगा देन एस नजदीक होगा। जैसे 3S 3P 3D, 3S का ज्यादा। जब सबशेल और एन की वैल्यू डिफरेंट हो तो हम ये देखेंगे न्यूक्लियस के नजदीक कौन है। इसके बाद 2S, देखिए 3P नजदीक है, 3P के बाद आता है 5, ये थर्ड शेल में है, ये फिफ्थ शेल में है, ये फिफ्थ शेल में है। तो इसीलिए 3P का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। अब ये दोनों तो आसान है, एन की वैल्यू सेम, तो हम एस को देखेंगे। आया सबको समझ में? जिन्होंने नो लिखकर भेजा था आया?
यस, थैंक यू। अब एक लास्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इस दोनों में किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? चलिए, अच्छा ओके। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p1 13, सिलिकॉन 14, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p2। अच्छे से समझिएगा, बेसिक क्वेश्चन है। और जिन लोगों को थोड़ा लेट से समझ में आता है, सुनिए अच्छे से। यहाँ n और सबशेल दोनों सेम है। ये तीसरा टाइप सुन लीजिए, मैं दोबारा रिपीट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखने का तरीका, n को देखिए, सबशेल को देखिए। जब दोनों डिफरेंट हो तो क्लोजनेस को देखिए। अब यहाँ सब कुछ सेम है, भी सेम है, सबशेल भी सेम है। तो बताइए यहां प्रोटॉन नंबर कितना है? 14, यहां 13। तो सिलिकॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इसलिए आप जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है। सिलिकॉन की साइज छोटी होती है एल्युमिनियम से, एक ही पीरियड का है। दोबारा रिपीट, 3s3p 3s3p। तो हम प्रोटॉन नंबर को देखें, द नेट पॉजिटिव चार्ज, तो नेट पॉजिटिव चार्ज 14 आया। सबको समझ में? सिलिकॉन एल्युमिनियम में किसका ज्यादा होगा? सिलिकॉन। आया सबको? यस। अरे अभी यही तो पढ़िएगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है। क्यों घटता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्लियर है सबको? गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक डालिए एटॉमिक रेडियस। टॉपिक डालिए एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज ये 3 तरह का होता है। जल्दी जल्दी लिखिए, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडर वॉल रेडियस। टॉपिक डालिए कोवैलेंट रेडियस। देखिए, इट इज डिफाइंड एज
half of the distance between center of nuclei of two same atoms. आगे का लाइन इन सिंगल कोवालेंट मॉलिक्यूल, मैं इसको समझाऊंगा। ये न्यूक्लियस, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस दी, ए और ए दोनों सिमिलर एटम है, तो आर कोवेलेंट इज इक्वल टू हाफ डी। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ, इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा। सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू सेम एटम इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, टू सेम बॉन्डेड एटम लिख लीजिएगा, बॉन्डेड एटम्स इन सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। आया सबको समझ में? ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वैलिड नहीं है, उसका दूसरे तरीके से निकालते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हेटेरोएटॉमिक के लिए डिफिनेशन अलग है जो आपको सिलेबस में नहीं। कोवेलेंट रेडियस वैलिड है सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी लिखिए आप। डन। तो ये सिंपल डिफिनेशन थी। आप देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है, SbCr, याद रखिए SbCr सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। दोबारा बोल रहा हूं मैं, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस ऑफ O सिंगल बॉन्ड O is determined DH2O2। सारे लोग बताइए, SbCr of O single bond O single bonded covalent radius। हम O सिंगल बॉन्ड O किसमें निकाल सकते हैं कोवेलेंट रेडियस? किसमें? टू नहीं, ABCD करके है, ABCD करके आंसर दें। A या B या C या D? B। फातिमा जहरा एक स्टूडेंट है, वो आंसर दें। A। आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट। देखिए ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि H2O है। हम यहाँ O सिंगल बॉन्ड, दो O हो तो है, सिंगल O है, रेडियस के लिए दो ऑक्सीजन चाहिए, एक तो ऐसे ही कलर। यहाँ O डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड के लिए वैलिड नहीं। ओजोन का स्ट्रक्चर ये है, ये भी नहीं। समझा कि नहीं? H2O2, देखिए H2O2 का स्ट्रक्चर, O सिंगल बॉन्ड O, तो H2O2 में आ सकता है। आया सबको समझ में? सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस O सिंगल बॉन्ड O का अगर आ सकता है तो H2O2 में आया। सबको समझ आया? वेरी गुड।
SBCR of C single bond C is determined. A option C2H2, B option C2H4, C option C2H6, D option C3O2. ओके, किसी का ए, किसी का सी। फातिमा जहरा, आपका आंसर? ए, सी इज द करेक्ट आंसर। भाई C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड है, ए अल्लाह, ट्रिपल बॉन्ड है यहां। दिस इज इथाइन। C2H4 है, इथीन। C2H6 सिंगल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी। C3 का तो स्ट्रक्चर इस तरह होता है। केमिकल बॉन्ड में मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगा। बताइए, आया समझ में? सी इज द आंसर। कुछ का सी आया था आंसर करेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए, इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। अब आइए मेटालिक। सब में एक ही तरह की डिफिनेशन है, जल्दी जल्दी लिखिए। इट इज डिफाइंड एज half of the distance between the center of nuclei of two adjacent मेटल। ये मेटल के लिए वैलिड है, मेटल एक का, बस सिंपल डिफिनेशन है ये है, इसमें ये रहेगा। मेटल कंबाइन करता है, एडजेसेंट रहता है। दिस इज डी आर मेटालिक इज इक्वल टू हाफ डी। बहुत आसान। सबको साफ दिखता है ना बोर्ड सबको साफ दिख रहा है ना? गुड गुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट वंडर वॉल रेडियस।
तो देखिए वंडरवाल रेडियस, गौर से सुनिएगा, वंडरवाल रेडियस जो है ना, जैसे एक बात गौर से सुनिए, Cl2 नॉन मेटल में दो रेडियस होती है, नॉन मेटल में कोवेलेंट या वंडरवाल। कोवेलेंट है या वंडरवाल रेडियस, याद रखिए Cl2, अगर Cl2 गैस में मतलब होता है तो यहां कोवेलेंट रेडियस है, लेकिन यही Cl2 सॉलिड ले लेंगे तो अब बताइए, ये हो गया Cl2, एक Cl2 ये हो गया, एक Cl2 ये हो गया, बहुत सारे हैं। अब बताइए इस एटम और इस एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, नॉन बॉन्डेड एटम। दोबारा रिपीट, Cl2 Cl2 Cl2, बहुत सारे Cl2। वंडरवाल रेडियस सॉलिड स्टेट में वैलिड है, और इस ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इसके बीच का डी, तो आर वंडरवाल इज इक्वल टू हाफ डी। लेकिन एक बात याद रखिए, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको कहते हैं वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स हर जगह पाया जाता है, हर जगह, इट इज यूनिवर्सल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, Cl2 गैस अकेला रहेगा ना, अकेला, तो यहां कोवेलेंट रेडियस, Cl2 solid वंडरवाल, it is defined as half of the distance between center of nuclei of two non-bonded atom of adjacent molecule, of adjacent molecule। तो वंडरवाल रेडियस सॉलिड स्टेट के लिए और नोबल गैस के लिए, नोबल गैस में भी नॉन बॉन्डेड है, ये नोबल गैस भी आपस में कंबाइन नहीं करता, नोबल गैस में भी वंडरवाल फोर्स होता है। तो वंडरवाल रेडियस क्या है पहले लिख लेते हैं, फिर समझाएंगे। लिखना शुरू कीजिए। इट इज डिफाइंड एज half of the distance between center of nuclei of two non-bonded atoms of adjacent molecule in solid state। तो ये हुआ वंडरवाल। मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है, बहुत सारे हैं। ये डी है, बीच में वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स जो कि वीक होता है। तो आर वंडरवाल भी हाफ डी होगा। बताइए सबको समझ में आया वंडरवाल रेडियस की डिफिनेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत तेज हैं आप लोग, बहुत जल्दी समझते हैं। रिपीट,
का मतलब गौर से सुनिए, वंडरवाल रेडियस के बारे में पहली याद रख लीजिए, ये सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट का मतलब हुआ बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। खुद सोचिए, ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही क्लोजली पैक्ड बनेगा। half of the distance between center of nuclei of two non-bonded atom of adjacent molecule in solid state। कोई भी पूछे नॉन मेटल में कौन सा रेडियस, तो आप कहिए कोवेलेंट एज वेल एज वंडरवाल। फिर इसमें डिफरेंस, गैस होगा तो कोवेलेंट रेडियस, सॉलिड होगा तो वंडरवाल रेडियस। इसीलिए वंडरवाल रेडियस दो जगह पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में और नोबल गैस में। नोबल गैस भी नॉन बॉन्डेड होता है, इसीलिए आप पढ़िएगा नोबल गैस की साइज बड़ी होती है। क्यों? वंडरवाल फोर्स वीक फोर्स है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। सबसे बड़ी रेडियस होती है वंडरवाल, फिर होती है मेटालिक, अब फिर होती है कोवेलेंट। सबसे बड़ी रेडियस वंडरवाल, देन मेटालिक, देन कोवेलेंट। क्यों? वंडरवाल वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बॉन्डेड एटम के बीच में है, तो डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। सबको समझ में आया ये दोनों पॉइंट? यस, सबको समझ में आया? रेडियस दो जगह पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में और नोबल गैस। तो सॉलिड स्टेट का मतलब हुआ एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, इस दोनों के बीच में नॉन बॉन्डेड है, इसलिए वंडरवाल। नोबल गैस तो नॉन बॉन्डेड तो है ही है। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, सबसे लार्जर रेडियस वंडरवाल। क्यों? बिकॉज वंडरवाल फोर्स इज वीक, वीक फोर्स है तो डिस्टेंस लार्जर होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। सबसे कम कोवेलेंट, क्योंकि कोवेलेंट देखिए ओवर बॉन्डेड है, बॉन्डेड जब बॉन्ड बनाएगा तो डिस्टेंस कम होगा, इसलिए सबसे ज्यादा वंडरवाल, देन मेटालिक, देन कोवेलेंट। आया समझ में? लिख लिया तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें, कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो नीट या जी मेंस के क्वेश्चंस में एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ध्यान दें। चार तरह का क्वेश्चन बन सकता है, लिखेंगे नहीं। व्हेन ऑल केटायंस आर गिवन, क्वेश्चन में तमाम केटायन दे देगा। तो आपको मालूम है
पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। तो याद रखिए जितना, जैसे Fe+2 Fe+3, डायरेक्ट कहिए ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस Fe+2 का ज्यादा है +3 से। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज छोटा होगा। When all cations are given, तो हम पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, साइज छोटा। अगर इसमें Fe भी दे दे तो सबसे बड़ी साइज किसकी? Fe। बोलिए आया सबको समझ में? When all cations are given, आया सबको समझ में? Fe+2 है, Fe+3। तो खुद सोचिए, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना तो प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज छोटा होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो शेल नंबर भी घटेगा, शेल घटेगा, न्यूक्लियस के नजदीक बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। जल्दी लिखिए सारे लोग। दूसरा, when all anions are given, पहले लिख लीजिए इसको सारे लोग। जब एनायन गिवन हो तो क्या होगा? एनायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन गेन कर कर बनता है। लिख लिया इसको। तो इसमें डायरेक्ट कहिए एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे O है, O माइनस है, O2 माइनस है, तो डायरेक्ट कहिए O की साइज से बड़ी O माइनस, O2 माइनस से बड़ी O2 माइनस। सबको समझ में आया? नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जैसे ध्यान दीजिए O है और O माइनस है, ऐसा समझ लीजिए। 8 इलेक्ट्रॉन 8, यहां प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 9, तो प्रोटॉन तो सेम है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, चला रही है तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इसलिए जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। देखिए एटॉमिक रेडियस आया सबको समझ में? जल्दी बोलिए आया सबको समझ में? उसी तरह N3 माइनस है, O2 माइनस है, तो नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा, साइज बढ़ेगा। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता है साइज ज्यादा होता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनता है, इसलिए वहां साइज घटेगी। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है, तो देखिए प्रोटॉन सेम, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो साइज बढ़ जाएगा, इसलिए N3 माइनस O2 माइनस, N3 माइनस की साइज बढ़ी। तो एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन में दो बातें हुई, व्हेन ऑल केटायंस आर गिवन, व्हेन ऑल एनायंस आर गिवन। लिख लीजिए सारे लोग।
लिख लिया, बोलिए। केटायन, एनायन एंड न्यूट्रल स्पीशीज आर गिवन। अभी लिखना नहीं है। अब क्वेश्चंस में क्या करेगा, केटायन भी दे देगा, एनायन भी दे देगा, न्यूट्रल। इसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहां पर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट लगाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। चौथा टाइप का क्वेश्चन, पीरियोडिक ट्रेंड, जिस सी और डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब हुआ कि पीरियड और ग्रुप में साइज का ऑर्डर क्या है। सबको सही से दिख रहा है? सही से दिख रहा है सबको? यस, ओके। किसी के अगर नहीं दिख रहा होगा तो हो सकता है आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। तो आपके पास पीरियोडिक ट्रेंड में पीरियड और ग्रुप जो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मैं इस पर क्वेश्चन अभी कराऊंगा, जल्दी जल्दी लिखिए। तो एटॉमिक रेडियस पर चार तरह के क्वेश्चंस आएंगे। व्हेन ऑल केटाइंस आर गिवन, व्हेन ऑल एनायंस आर गिवन। सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको लिखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। सबको दिख रहा है ना?
आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है सबको? अब देखिए इसके साइज का ऑर्डर कैसे देखेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? सारे लोग जल्दी बताइए, लिख लिया? समझ में आया? आगे बढ़ें। यस, चलिए अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं इस पर क्वेश्चंस आपको दूंगा, 2-3 क्वेश्चन दूंगा। देखिए जैसे F माइनस है, O2 माइनस है, N3 माइनस, नियॉन, Al+3, Na+1, Mg+2। देखिए केटायन, एनायन, न्यूट्रल सब गिवन है। जब भी एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर कहे और आपके पास केटायन, एनायन सब मिक्सअप हो, तो सबसे पहले माइंड में आइसो इलेक्ट्रॉनिक लाइए, उसमें चेक कर लीजिए इलेक्ट्रॉन नंबर। तो यहां इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10, 10 सब में 10 है। बताइए क्लियर है? 13, 11, 12। अब इसके साइज का ऑर्डर कैसे देखेंगे? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइज का ऑर्डर देखने के 2 तरीके। आप इसको देखिए, इसको और इसको, बस 2 को देखिए, आपको आंसर आ जाएगा। सारे लोग ध्यान दीजिए, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन 7 है। यहां देखिए 10 इलेक्ट्रॉन की लड़ाई 7 प्रोटॉन से है। सुनेंगे सारे लोग, 10 इलेक्ट्रॉन की लड़ाई 7 प्रोटॉन से है, और यहां 10 इलेक्ट्रॉन की लड़ाई 13 प्रोटॉन से है, ज्यादा। तो यहां ज्यादा आदमी है, इसको मार मार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अप्लाई कर देगा, तो यहां साइज बढ़ जाएगा। देखिए 10 की लड़ाई अपने से कम प्रोटॉन से है। दोबारा रिपीट, 10 इलेक्ट्रॉन की लड़ाई कम प्रोटॉन से है, और यहां 10 इलेक्ट्रॉन की लड़ाई ज्यादा प्रोटॉन से है, तो यहां इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। बताइए आ रहा है कि नहीं सबको? ये आया सबको? 10 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, तो यहां 10 इलेक्ट्रॉन पे 13 प्रोटॉन, इसीलिए देखिए सबसे बड़ी साइज N3 माइनस। और अभी बताया था नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। N3 के बाद O2 माइनस, फिर F माइनस, फिर नियॉन, फिर Na+, फिर Mg+2, फिर Al+3। दिस इज द ऑर्डर। इसको कहते हैं, मैं दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा, पहले लॉजिक वाला समझिए। ज्यादा प्रोटॉन का फोर्स लग रहा है, इसलिए N3 माइनस की साइज बढ़ी। और देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। बताइए ऑर्डर में किसी को प्रॉब्लम है? सच सच बोलिए, सबको आया समझ में ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, जल्दी बोलिए। भाई 10 इलेक्ट्रॉन कितना, ये तो लॉजिक है, लॉजिकल अप्रोच है, फिर भी क्यों नहीं समझ में आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स को? 10 इलेक्ट्रॉन पे 7 प्रोटॉन, यहाँ 10 पे 13, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन 7 आदमी से लड़ रहा है,
यहाँ 10-13 आदमी से लड़ रहा है तो 13 आदमी मारेगा ना इसको, इसलिए एल्युमिनियम की साइज सबसे छोटी होगी। नेगेटिव में सबसे ज्यादा 3, उसका देखिए 10, 7, यहाँ 8, तो जितना नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, या दूसरा तरीका याद रखिए, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो Z/E का रेशियो निकाल दीजिए। Z क्या है? प्रोटॉन नंबर। Z/E, Z/E बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। बस ये दूसरा है, ये रूल सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक में लगेगा। तो Z/E यहां देखिए 0.9, 0.8, 0.7, 1, 1.3 का रेशियो सबसे ज्यादा किसमें है? Al+3, इसलिए इसका साइज सबसे छोटा है। अब देखिए नाइट्रोजन में Z/E का रेशियो कम है 0.7, तो Z/E का रेशियो कम, साइज ज्यादा। आया सबको समझ में? दूसरा तरीका ये है, जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो हम इससे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। फातिमा ज़ेरा आया समझ में? ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, साइज का ऑर्डर बताएं सारे लोग, इसमें साइज का ऑर्डर। जब भी केटायन, एनायन, न्यूट्रल स्पीशीज दिया हुआ हो तो हम पहले चेक कर लें क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। चलिए ऑर्डर बताइए सारे लोग प्लीज। जब केटायन, एनायन, न्यूट्रल दिया हो तो सबसे पहले चेक कर लें क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। गुड, नहीं गलत है, गलत। पहली बात, सब में इलेक्ट्रॉन 18 है, 18, 18, 18। DABC, DABC करेक्ट। D, फिर A, फिर B, फिर C। एक तो डायरेक्ट पता है, एनायन को तो पहले रख दें, फिर न्यूट्रल, फिर केटायन, और या नहीं तो Z/E का रेशियो ले लें। सबको समझ में आया? कोई बोल ही नहीं रहा, आया सबको समझ में? यस, वेरी गुड।
अब आइए पीरियोडिक ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें एक्सेप्शनल केस सब कुछ पढ़ेंगे। पहले जनरल रूल, पीरियड। पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। आपको पढ़ा दिया, शेल नहीं बढ़ता है। ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम, टीबी का मतलब टॉप टू बॉटम। एटॉमिक नंबर increases, number of shell increases, effective nuclear charge decreases, size of atom increases। ये जनरल रूल है। कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर वो हम वही असल क्वेश्चन है जो हम आपको कराएंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कहां कहां एक्सेप्शन है। पहले ये सबको समझ में आ गया ना, जल्दी लिखिए।